जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। पोषक तत्व की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। कृषि वर्ग के अंदर एग्रीकल्चर की जो क्लासें हैं उन क्लासों के अंदर हम पोषक तत्व पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? पोषक तत्व। अगर आपके सिलेबस में सॉइल फर्टिलिटी लिखा हुआ है, अगर आपके सिलेबस के अंदर सॉइल साइंस लिखा हुआ है, अगर आपके सिलेबस के अंदर सॉइल केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है? पोषक तत्व। और पोषक तत्व में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनका क्लासिफिकेशन। पोषक तत्व का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कहां पर पूरा होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इसका जो क्लासिफिकेशन जो है वो आपको मैं 2 क्लासों में करवाऊंगा, और अगर आपने क्लासिफिकेशन प्रॉपर ढंग से समझ लिया, इसका मतलब है कि पोषक तत्व का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अगर अपने क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है ना, वो पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन 4 आधार पर किया गया है। अगर आप 12वीं की और 11वीं की जो किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो पोषक तत्वों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला किसके आधार पर बांटा गया? बेस्ड ऑन अमाउंट, यानी मात्रा के आधार पर। पोषक तत्वों का पहला क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है? मात्रा के आधार पर। मात्रात्मक वर्गीकरण इसे कहते हैं, मात्रा के आधार पर। इसका मतलब ये है कि किसी भी पौधे को कितना पोषक तत्व चाहिए, कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसकी मात्रा कितनी चाहिए, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें आपने पढ़ा होगा मैक्रो माइक्रो, वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? मोबिलिटी इन प्लांट। इसके ऊपर आप लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर कवर करवाऊंगा। और यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर आप पढ़ोगे कि किसी भी पौधे के अंदर किसी भी पोषक तत्व की क्या गतिशीलता है। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसका क्या लिखें? इसे गतिशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? गतिशीलता के आधार पर। और गतिशीलता किसमें? पौधे के अंदर। पोषक तत्वों की पौधे में गतिशीलता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है। और तीसरा वर्गीकरण क्या है? मोबिलिटी, यानी गतिशीलता किसके अंदर? सोइल के अंदर गतिशीलता के आधार पर। तो पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है प्रिय विद्यार्थियों, 4 भागों में, सॉरी 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा आधार है? मात्रा, कि किसी भी पोषक तत्व की कितनी मात्रा पौधे को चाहिए, इस आधार पर बांटा गया है। दूसरा कौन सा है? गतिशीलता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? यहां पर हम कमी के लक्षण पढ़ेंगे। वे कोई भी पौधे के अंदर पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहां पर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। और आप एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीटिव एग्जाम उठा लेना, हर कंपटीटिव एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न आया हुआ है, हर एक पेपर के अंदर, चाहे वो कोई सा पेपर है। और तीसरा कौन सा है? गतिशीलता के आधार पर। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से वर्तमान में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो यहां से आ रहे हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। किसके आधार पर? गतिशीलता के आधार पर। और किसमें? मृदा में। पौधे के अंदर गतिशीलता पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। और वर्तमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा क्या है? फंक्शन, यानी उनकी क्रिया विधि के आधार पर, यानी वो पौधे में क्या काम करेंगे, क्रिया विधि के आधार पर। इस 4 आधार पर मैंने क्या किया है? पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले किसके आधार पर पढ़ेंगे? मात्रा के आधार पर। तो आइए स्टूडेंट अपने स्टार्ट करते हैं मात्रा के आधार पर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जेट सीयूटी सभी के अंदर यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। अब अगर अपने मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्रा के आधार पे का मतलब है कि कोई भी पौधा जो है उसको कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। हर एक आपका जो पोषक तत्व है या हर एक जो आपका न्यूट्रिएंट है वो पौधे को क्या चाहिए? अलग अलग मात्रा में चाहिए। तो यहां पर जो अपने पढ़ेंगे कितनी मात्रा के अंदर वो चाहिए। ठीक है, ल्यूमिस और शुल नाम के 2 वैज्ञानिक थे। कौन से? ल्यूमिस और शुल। ल्यूमिस और शुल नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था? पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कुछ एक पोषक तत्व कैसे होते हैं, कुछ एक पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें इन्होंने कहा आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या इन्होंने कहा? मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी वृहद पोषक तत्व। सबसे पहले इन्होंने कौन से पोषक दिए? वृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट। सेकंड नंबर पर इन्होंने कौन से रखे थे? सेकंड नंबर पर इन्होंने रखे थे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व।
अब आप इस क्लास को ध्यान से सुनना, आज के बाद आपका मैक्रो, माइक्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन का यहाँ से फिक्स हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे पोषक तत्व हैं जो पोषक तत्व पौधे के अंदर कोई कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अपने इसके अंदर एक तो CHO आता है जो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट है, उनको अपने अलग निकाल दो, आपका NPK आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आएगा। ये सारे के सारे क्या करते हैं, पौधे के अंदर कोई ना कोई पदार्थ बना रहे हैं जो किसी न किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। उसको किस में रखा था, मैक्रो में। और आपकी 11वीं और 12वीं की किताब के अनुसार 1 ppm से अधिक पोषक तत्व की जिसकी आवश्यकता होती है, कितनी, 1 ppm से अधिक। किसी भी पोषक तत्व, ऐसा पोषक तत्व जो 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यक है, उसे अपने क्या कहेंगे, मैक्रो। और 1 ppm से अधिक क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे पोटेशियम के अलावा, ठीक है। और दूसरा आता है माइक्रो, ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, वो किस में रखे जाते हैं, आपके माइक्रो में। हालांकि ऐसा हार्ड और फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपने एक लाइन खींच दी 1 ppm से अधिक वाले इधर आएंगे। ये आपका क्या है कि पौधे से पौधे के ऊपर वरी करता है। किसी पौधे के अंदर आपको मोलिब्डेनम कम की आवश्यकता होती है और किसी पौधे को ज्यादा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ऑथेंटिक किताबें हैं उन किताबों में ये दे रखा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको क्या होती है, 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको 1 ppm से कम की आवश्यकता होती है। अब ये जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट को कितने भागों में बांटा गया है प्रिय विद्यार्थियों, 2 भागों में। कौन कौन से, पहला आता है इसके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी प्राथमिक पोषक तत्व। और दूसरा इसमें कौन सा आता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ये प्राथमिक पोषक तत्व और ये कौन सा है, द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व, ठीक है। यहां पर प्राथमिक को मैंने पै से लिख दिया, पूरा लिख देते हैं अपने। प्राथमिक पोषक तत्व। अच्छा, अब अपने अगर बात करें कि आपके जो 2 वैज्ञानिक थे, ल्यूमिस और सुल ने, उन्होंने कहा था कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होंगे जिसकी मात्रा क्या होगी, 1 ppm से अधिक आवश्यकता होगी पौधे पर, और माइक्रो क्या होंगे, जिनकी 1 ppm से कम। अब मैक्रो को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। मैक्रो को भी कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। पहला कौन सा है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, NPK, NP और K। उसके बाद आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। यहाँ पर कौन है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यहाँ पर कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब ये जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं पोटेशियम के अलावा कुछ ना कुछ बना रहे हैं। कैसे, नाइट्रोजन है, आप सभी को पता है नाइट्रोजन क्या बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है। आप सभी को पता है कि पौधे में कितने अमीनो अम्ल बनते हैं, 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। 20 के 20 कौन बनाता है, नाइट्रोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। और अमीनो अम्ल क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो आप कह सकते हो कि सर नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन बनाने में सहायक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। उसके बाद फास्फोरस है, वो क्या बनाता है, ATP बनाएगा, आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद फास्फोरस क्या बनाएगा, फास्फोरस आपका DNA बनाता है, फास्फोरस RNA बनाता है। ये सारे कौन बनाता है, फास्फोरस। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये पोटास है ना, ये कुछ नहीं बनाता। पोटास किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण मृदा में, अपने पौधे में नहीं करता है। तो क्या करता है पोटास, पोटास क्या करता है, जितने भी एंजाइम हैं उनको सक्रिय करने का काम करता है। जितने भी आपके हार्मोन हैं उनको सक्रिय करने का काम कौन करता है, पोटास करता है। ये K पॉजिटिव की फॉर्म में मृदा में फ्री पड़ा रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम है, हमने कल पढ़ा था कैल्शियम क्या बनाता है, सेल बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा था, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम ने क्या बनाया, पेक्टिन बनाया, मध्य पटलिका बनाई। मैग्नीशियम क्या बनाता है, मध्य पटलिका बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। उसके बाद सल्फर क्या बनाता है, सल्फर तेलीय जो फसलें होती है उनके अंदर 3 अमीनो अम्ल बनाता है। कौन कौन से, आपको ये कमेंट करके बताने हैं कि सल्फर कौन कौन से अमीनो अम्ल में पाया जाता है। पौधे में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20। 20 के 20 में कौन होता है, नाइट्रोजन। लेकिन 3 ऐसे हैं जिनमें सल्फर भी होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि
कि सर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कुछ ना कुछ बना रहे हैं पोटास के अलावा। ये पोटास ही सबसे ज्यादा जरूरी है। पोटास के लग्जरी कंजप्शन होता है, पोटास क्या करता है, एंजाइमिक को एक्टिवेट करता है। अब यहां से एक थोड़ा सा प्रश्न और पूछ लेता है, यहां पर अपने रुकने वाले हैं नहीं। क्या प्रश्न पूछेगा, ये पूछ लेगा कि इन सब की मात्रा तो आपने बता दी, अधिक मात्रा चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा पौधे को चाहिए नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आता है, पोटास। उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम। उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है फॉस्फोरस। उसके बाद सल्फर। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर आपको सल्फर ने प्राइमरी न्यूट्रिएंट में क्यों रखा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये बच्चों इन जनरल ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन कुछ एक पोषक तत्वों के अंदर, आपके पौधों के अंदर फास्फोरस की जो आवश्यकता है वो पोटास के आसपास होती है। तो आपको ये ट्रेंड फॉलो करना है। सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन, उसके बाद पोटास, उसके बाद आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। तो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे कम क्या चाहिए, सल्फर। सबसे अधिक क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अगर इनकी मात्रा आपसे पूछे तो नाइट्रोजन जो है ना वो 1.5% ड्राई मैटर में होता है, यानी कुल जो ड्राई मैटर है उसमें 1.5% क्या होगी, नाइट्रोजन। 1.5% उसमें क्या होगी, नाइट्रोजन रहेगी, ठीक है। कुल जो आपके आपके उसमें 1.5% क्या रहेगी, नाइट्रोजन। इसको अपने अगले में पढ़ते हैं, छोटा हो गया बहुत ज्यादा, करते अपने थोड़ा आगे ले लेते हैं। 1 मिनट प्रिय विद्यार्थियों। यहां पर देख लेते हैं, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट अपने पढ़े थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। अगर इनकी सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अच्छा, पौधे के अंदर तीन कौन से, CH और O। CHO 45, ये 6% और ये 45%। ये तीनों कितने हो गए, 96%। पौधे का 96%, यानी पौधे के अंदर अगर आपके 1 कुंटल वजन है तो 96 किलो क्या है, ये तीनों है। अगर पौधे के ड्राई वेट की बात कर रहा हूं मैं, सूखा हुआ पदार्थ, यानी सूखा हुआ पौधा है, आप कहोगे जी गीला क्यों नहीं, गीले में पानी ज्यादा होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं सूखा हुआ पौधा, ड्राई मैटर। अगर ड्राई मैटर 1 क्विंटल है तो 96 किलो उसमें क्या होगा, CHO होगा। 96 में 45 किलो क्या होगा, कार्बन। यानी ड्राई मैटर में 45% क्या पाया जाता है, कार्बन। ड्राई मैटर में हाइड्रोजन कितना होता है, 6%। ड्राई मैटर में ऑक्सीजन कितना होता है, 45%। एक ड्राई मैटर के अंदर 96% ये तीनों होते हैं। अच्छा, अब हो गया जी नाइट्रोजन कितना होता है जी, नाइट्रोजन होता है 1.5। फास्फोरस होता है 0.5। फास्फोरस कितना होता है, इन जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। किसी कई पौधों के अंदर फास्फोरस अधिक मात्रा में भी हो सकता है, मैं इन जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। अच्छा, पोटास कितना होता है जी, 1%। कैल्शियम 0.5। मैग्नीशियम, अब कैल्शियम जो मैग्नीशियम है, इन दोनों की जो अवेलेबिलिटी है एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अलग अलग पौधों में अलग अलग पाए जा सकते हैं, लेकिन आप यह कह सकते हो कि ये जो आपका होता है कैल्शियम मैग्नीशियम 0.05 और ये भी 0.5 के आसपास है। ये कितना होता है, 0.2, ठीक है। इस प्रकार इनका क्या होता है, ट्रेंड होता है। अब ड्राई मैटर में इनका परसेंटेज है। ड्राई मैटर का मतलब अगर सूखा 1 क्विंटल के अंदर नाइट्रोजन कितना निकलेगा, 1.5 किलो। कार्बन कितना निकलेगा, 45 किलो सूखे हुए पदार्थ के अंदर, ठीक है। तो ये एनपीके का ट्रेंड हो गया। अब आपके प्रश्न क्या आते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न सही करने हैं। वो प्रश्न पूछेगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। वो प्रश्न पूछेगा प्राइमरी कौन से हैं, एनपीके। सेकेंडरी कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर मैं सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करूं तो आप सभी को पता है कि हमारे आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17। आवश्यक कितने हैं, 17। 17 में से 3 है CHO। 17 में से 3 क्या है, CHO। ये हमें मिट्टी से नहीं मिलते, CHO हमें मिट्टी से नहीं मिलते। ये हमें कहां से मिलते हैं, हवा और पानी से। कहां से मिलते हैं, हवा और पानी से। बाकी कितने बच गए, 17 में से 3 गए, पीछे कितने बच गए, 14। ये जो 14 है ना, ये 14 हमें मिलते हैं मृदा से। कहां से मिलते हैं, मृदा से। तो इन 14 को बोलते हैं मिनरलिक न्यूट्रिएंट, खनिजीय पोषक तत्व। खनिजीय पोषक तत्व, ये पंजाब एडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा था खनिजीय पोषक तत्वों की मात्रा बताओ, तो आवश्यक पोषक तत्व 17,
ठीक है। खनिजीय पोषक तत्व कितने होते हैं, यानी मिनरलिक न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 14। मिनरलिक न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, मृदा से। इन्हें अपने खनिजीय पोषक तत्व कहते हैं। ये होते हैं आपके खनिजीय पोषक तत्व, ठीक है। मिनरलिक न्यूट्रिएंट इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिनरलिक न्यूट्रिएंट। 14 में से अब यहां पर हमने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 और 6। 14 में से 6 क्या होते हैं, मैक्रो। और पीछे कितने बच गए आपके, जो 9 बचे हुए हैं, 14 में से 6 8 बचे हुए हैं, वो क्या आएंगे, माइक्रो में। कौन कौन से आते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका, क्लोरीन, आयरन, जिंक, मैग्नीज। ये मैग्नीशियम है, Mg क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीज। कॉपर, देखो कोबाल्ट नहीं होता, कॉपर होता है। 3 है, एक तो Ca है, एक Cu है और एक Co होता है। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। Ca का मतलब कैल्शियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। Cu का मतलब क्या है, कॉपर, कौन सा न्यूट्रिएंट है, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और कोबाल्ट, Co का मतलब क्या है, कोबाल्ट। ये कैसा न्यूट्रिएंट है भाई, कोबाल्ट। ये आपका फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिए थे, फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिए थे आपके निकोलसन ने, डीजे निकोलसन ने, ठीक है। आपका क्लोरीन, आयरन, जिंक, मैग्नीज, आपका कॉपर हो गया। कॉपर के बाद आपका निकल, और निकल के बाद मोलिब्डेनम। अब 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7, एक कौन सा रहेगा, क्लोरीन, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम। एक कोई आपका देख लेना, एक कोई रह गया इसके अंदर, कौन सा रहेगा, निकल, बोरोन। एक कौन सा रहेगा, बोरोन। बोरोन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आ गया बोरोन। बोरोन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक छूट गया। ये इतने जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, क्लोरीन, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, निकल और मोलिब्डेनम। ये क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये जो एक टर्म और आती है, ये जो मोलिब्डेनम होता है ना, ये होता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये क्या होता है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहां से एक प्रश्न और आ जाता है, क्या आ जाता है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा कितनी कम होनी चाहिए। हम कहते हैं 1 ppm से ज्यादा मैक्रो, 1 ppm से कम माइक्रो। और अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं 1 ppb, पार्ट पर बिलियन। ये क्या है, पार्ट पर मिलियन। अगर पीपी 1 ppm से अधिक है तो मैक्रो, 1 ppm से कम है तो माइक्रो। अगर 1 ppb से कम है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगा अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप रट्टा लगा लो, समझ लो, जो करना है वो करो, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। हम पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन, हम पढ़ रहे थे अमाउंट के आधार पर पोषक तत्व। हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा। हमने यहाँ पर खनिजीय पोषक तत्व भी पढ़े हैं, ये भी प्रश्न आएगा, यहाँ से भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि माइक्रो के अंदर एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की खोज किसने की थी, ये पिछली क्लास में पढ़ के आए, आप मुझे कमेंट में बताओगे। निकल की खोज किसने की थी, ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आए, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं किसके, अमाउंट के आधार पर। तो ये अमाउंट के आधार पर पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन बेहद जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने यहां पर पढ़ा कि ये जो पोषक तत्व है वो इस सीक्वेंस में रिक्वायर्ड है। पोटेशियम कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बहुत कुछ बनाता है। मैं नाइट्रोजन आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरी क्लास के अंदर। नाइट्रोजन से तो 1% पक्का है, अलग से पढ़ेंगे पूरी क्लास में, ठीक है। फास्फोरस भी बहुत कुछ बना रहा है। पोटेशियम एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कैल्शियम मध्य पटलिका बना रहा है। मैग्नीशियम मध्य पटलिका भी बना रहा है और आपका क्लोरोफिल बना रहा है। सल्फर आपको बताना है कौन से 3 अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्गीकरण हो गया। किसके आधार पर, इसकी मात्रा के आधार पर, अमाउंट के आधार पर क्या हो गया, इसका वर्गीकरण हो गया। और ये वर्गीकरण अमाउंट के आधार पर पूरा कर लिया। उसके बाद एक वर्गीकरण हमने क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे 4 वर्गीकरण। पहला अमाउंट के आधार पर, दूसरा गतिशीलता के आधार पर, तीसरा आपकी मृदा में गतिशीलता के आधार पर, और चौथा कौन सा है, क्रिया विधि के आधार पर। अब मैंने आपको एक अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद में बेस्ड ऑन मोबिलिटी और एक आपका बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सोइल, ये दो जो है ये मैं आपको अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
पूरी क्लास इसकी अलग रहेगी। उसके बाद आता है क्रिया विधि के आधार पर, ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं क्रिया विधि के आधार पर पोषक तत्वों की बात करूं तो क्रिया विधि के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन यानी क्रिया विधि, क्रिया विधि का मतलब है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, इस काम के आधार पर उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। क्रिया विधि के आधार पर पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले कौन सा आता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है वो पोषक तत्व जो पौधे की बेसिक स्ट्रक्चर या उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बनाने का काम करते हैं। और अभी हम पढ़ के आए हैं स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट कौन से हैं, आप बताओगे कि सर स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट कौन से हैं, CHO क्यों है, 45% कार्बन, 6% हाइड्रोजन और 45% क्या होती है, ऑक्सीजन, जो पौधा कहां से लेता है, वायु से। आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज किसके द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए, CO2 और H2O। तो CO2 और H2O ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट ग्लूकोज का निर्माण इस प्रकार अपने ये करते हैं। ये CHO क्या है, आपके बेसिक न्यूट्रिएंट है या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट हैं। ये आपने कहेंगे इसे अपने स्ट्रक्चर को संरचनात्मक पोषक तत्व, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, संरचनात्मक, हिंदी में आप लिख लेना संरचनात्मक पोषक तत्व मैं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या आते हैं एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक पोषक तत्व। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, सहायक पोषक तत्व। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आपके आएंगे NP और S, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये संरचना के अंदर सहायता करते हैं। सहायक पोषक तत्व क्या करते हैं, संरचना में सहायता करते हैं। प्रश्न कहां से आएगा, निम्न में से सहायक पोषक तत्व कौन सा है, निम्न में से संरचनात्मक पोषक तत्व कौन सा है। उसके बाद कौन से आते हैं, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर मैक्रो के अंदर जो बचे हुए हैं, मैक्रो में क्या है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। NP और S आ गया, के बचा हुआ है, कैल्शियम बचा हुआ है और मैग्नीशियम बचा हुआ है। ये क्या होते हैं आपके रेगुलेटरी या कैरियर। रेगुलेटरी और कैरियर का मतलब क्या है, वाहक। ये क्या करेंगे, वाहक का काम करते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट उत्प्रेरक में आएंगे। अब यहां से प्रश्न क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा कि सहायक पोषक तत्व कौन से हैं। आप कहोगे NPK नहीं है, यहां पर घुमाएगा, ये S है। ये आपकी किताब के अंदर ऑथेंटिक किताबें जो है जिसके ऊपर अपने रेट लगा सकते हैं, तो आपकी 11वीं और 12वीं की जो किताबें चलती है राजस्थान बोर्ड की, उन किताबों के अंदर सल्फर दे रखा है। कौन से कहां पे मिलेगा ये आपको, 11वीं के अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट वाला जो चैप्टर है उसमें, और 12वीं के अंदर सॉइल केमिस्ट्री के अंदर न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर, दोनों के अंदर ही सहायक में क्या दे रखा है, NPS। और रेगुलेटरी में क्या दे रखा है, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर नहीं है, पोटेशियम है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद उत्प्रेरक में सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट किस में आएंगे, उत्प्रेरक में आएंगे। इस क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए इस क्लास के बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी क्या होते हैं। ये आप क्या करोगे, अपनी कॉपी के ऊपर बिना देखे लिखोगे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्राइमरी क्या होते हैं, कौन से होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी कौन से होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए खनिजीय पोषक तत्व कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है, मिनरलिक न्यूट्रिएंट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका ये सारे के सारे यहां पर ये कि स्ट्रक्चरल कौन से हैं, एक्सेसरी कौन से हैं, रेगुलेटरी कौन से हैं। एक्सेसरी का मतलब सहायक, रेगुलेटरी का कैरियर का मतलब वाहक और एक्टिवेटर का मतलब उत्प्रेरक। ये कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर हमने क्लास में क्या पढ़ा, हमने क्लास में पढ़ा है कि सर मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों हैं, इनकी मात्रा कितनी आवश्यक होती है। हमने ये पढ़ा है कि खनिजीय पोषक तत्व कौन से होते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है। ये सारा हमने आज की क्लास में पढ़ लिया।
अब अगली जो हमारी क्लास है वो पोषक तत्वों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और वो क्लास है पादपों के अंदर गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो उस क्लास को अगर आपने कंप्लीट किया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन वहां से। पोषक तत्व इतने इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों कि पोषक तत्वों से हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है, और पोषक तत्वों की आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरी क्लास देखनी है। हमारी आदत क्या बन गई है? हमारी आदत बन गई है शॉर्ट्स देखने की। हम क्या करते हैं, हम 15-20 मिनट के या 10 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की क्लास में कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं क्लासों को तोड़ तोड़ के ला रहा हूँ। हालांकि मेरा, अगर मैं ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये सारी जो चीजें हैं ये एक क्लास में करवाता। ये चारों का चारों क्लासिफिकेशन एक ही क्लास में होता, न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन की क्लास होती। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है कि अगर मैं चारों का एक में करवाऊंगा ना, तो 99% बच्चे क्या करेंगे, 20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद क्लास ही छोड़ के चले जाते हैं। आपको पेशेंस बना के रखना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आपको, अगर सीखना है तो आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। सीखना है तो क्लास में रुकना पड़ेगा। अगर बोर भी हो रहे हो तो भी रुकना पड़ेगा। हाँ, अगर आप क्लास को देखोगे, लंबे समय तक क्लास को देखोगे, लगातार देखोगे, तो ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। रटने वाली चीजें आप कहीं से भी रट सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासों को सीक्वेंस के साथ देखोगे, पूरा देखोगे, और उसका प्रॉपर नोट्स बनाओगे। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो फिर अपने आगे पढ़ने का, आगे चर्चा करने का फायदा है। तो इसी के साथ ये क्लास अपने यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।